हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है सामान्य हिंदी का। ठीक है, सामान्य हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी, ठीक। हिंदी, हिंदी क्या है? हिंदी सामान्य रूप से एक भाषा है। ठीक है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी को हम किस रूप में जानते हैं? हिंदी एक भाषा ही तो है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा क्या है? ठीक। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाषा क्या है? भाषा हमारे अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे जो विचार है हिंदी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा, इनसे किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। भाषा आचार विचार के आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, का माध्यम है। ठीक है, आ गई बात समझ में? भाषा क्या है? अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। जब मैं अपने विचार आपको दे रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्या हो गई? ये भाषा हो गई। ठीक। इसके आगे की बात क्या है कि कोई भी भाषा जब हम लिखते हैं, ठीक है, वो उसका आधार तो कुछ होता है। तो हमारी भाषा का आधार क्या है? लिपि है। क्या है भाषा का आधार? भाषा का आधार लिपि है। ठीक। लिपि, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, अब ये लिपि नहीं कौन सी चीज आ गई? लिपि क्या है? एक शैली है, एक माध्यम है। क्या है लिपि? भाषा प्रकट करने की शैली है। भाषा प्रकट करने की शैली है। ठीक है, शैली है या माध्यम है या तरीका है। शैली है या तरीका भी उसको कर सकते हैं, या माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक। हमारी लिपि क्या है? हम कौन सी भाषा पढ़ते हैं? हिंदी। तो जाहिर सी बात है, हमारी लिपि कौन सी है? हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी भाषा हमारी कौन सी है? आपको जानकारी के लिए इतना बता रही हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं क, अ, प, ये क्या है? ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम लिखें ए बी सी डी, ये क्या है? ये रोमन लिपि है। क्या है? रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा है ये ना। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और हमारे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? बिना टाइम गंवाए इनको नोट भी करते चलिएगा, साथ के साथ समझते भी चलिएगा। ठीक। आ गई बात समझ में? यानी कि हम जिसके माध्यम से, ये जिस शैली के माध्यम से हम अपने भाषा प्रकट करते हैं, जिससे हमको कलम लिखना है, कलम, हमने क लिखा, ल लिखा, म लिखा, कलम, ये हमारी क्या हो गई? शैली हो गई, यानी कि हमारी लिपि हो गई। ठीक है, हमारी ये देवनागरी लिपि में हमने हिंदी लिख दिए। हमारी हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि है, यानी लिखने का माध्यम देवनागरी है। हमने क्या लिखा? कलम। आ गई बात समझ में? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि देवनागरी लिपि की विधि क्या है? तो क्या है इसके? विधि का मतलब तरीका क्या है? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि
अक्षरात्मक है, यानी इसमें अक्षर लिखे जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बिल्कुल जहाँ से हिंदी शुरू होती है, इससे पहले से कहीं से कुछ नहीं आ सकता, यहीं से स्टार्टिंग होती है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा क्या है? आचार विचार अपने प्रस्तुत करने का या आदान प्रदान करने का माध्यम है। ठीक, भाषा का आधार क्या होता है? किसी भी भाषा का आधार लिपि होता है। लिपि हमारी कौन सी है? लिपि क्या है? भाषा प्रकट करने की शैली है या तरीका है। ठीक है, लिपि भाषा प्रकट करने की शैली, तरीका या माध्यम है। ठीक है, हमारी हिंदी की भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक है। आ गई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है ना? अब हम आते हैं वर्णमाला पे। मैं इसको रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले करके देखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं वर्णमाला पे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वर्णमाला। ठीक, हिंदी में जितनी भी चीजें हैं वो नाम से ही उनके आदि उनका अर्थ आधा स्पष्ट हो जाता है। वर्णमाला यानी वर्णों की माला। ठीक, इतना समझ में आ गया। वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला। अगर इसको हम पारिभाषिक रूप में लिखें तो लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर पारिभाषिक रूप में आया कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला सीधा सा आंसर हो गया। ठीक, कई जगह जैसे हमने कहा कि वर्ण वर्ण क्या है? वर्ण हमारे का, खा, आ, ये सारे वर्ण ही तो हो गए, और इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारे लिपि है। लिपि है ना हमारी देवनागरी। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि लिपि चिन्हों, ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, कहीं से भी कुछ छूटने नहीं पाएगा, आप इतना ध्यान रखिए। समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिपि के चिन्ह है जिनके माध्यम से अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपने वर्ण हम प्रकट करते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, जो एक क्रम से लगाए जाते हैं, उनको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण मतलब वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? ब्लैक, वर्ण, वर्ण हमारे यही तो हैं, क, ख, ग, ये हमारे वर्ण तो हुए। तो ये क्या है? ये किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई। ठीक, का, यही तो हो गया। एक का क्या है? वर्ण है। ठीक, और एक वर्ण ये हमारी अव्यक्त की सबसे छोटी इकाई हो गई। अब दूसरी चीज एक आती है कि ये वो सबसे छोटी इकाई है या वो सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े न किए जा सके, टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, हमने का लिखा, इसके आप कोई टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते है ना। तो ये सबसे छोटी इकाई वर्ण क्या होता है? वह व्यक्ति की सबसे छोटी इकाई होती है, और वह सबसे ऐसी छोटी इकाई होती है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर हमने लिखा
क ल म, तो इसके हम टुकड़े कर सकते हैं ना, क प्लस ल प्लस म। अगर हमने खाली का लिखा तो इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं ना, जब हम स्वर और व्यंजन अलग करेंगे तब टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी के टुकड़े अलग करने हो तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिखित रूप में देखें तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और इसको मौखिक रूप में अगर लिखें, मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, ये तो लिखित रूप हो गया। मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ध्वनि हो गई, ठीक है, क्योंकि जब हम क निकालते हैं तो क की ध्वनि निकलती है ना, तो जैसे हमने का निकाला तो ध्वनि रूप में का आ गया, अगर वर्ण रूप ने निकाला तो लिखित रूप में ये आ गया। तो यानी वर्ण और ध्वनि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची आप कह सकते हैं। ये वर्ण और ध्वनि दोनों ही अव्यक्त की सबसे छोटी इकाई होते हैं। मौखिक रूप में लिखेंगे तो आपका ध्वनि आएगा, और लिखित रूप में लिखेंगे सबसे छोटी इकाई तो वर्ण उसको लिखेंगे, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। आ गई बात समझ में। तो वर्णमाला क्या है, तो इन्हीं वर्णों का क्रमबद्ध समूह, जब छोटा आ से ज्ञा तक हम लिखते हैं, का से ज्ञा तक कोई भी क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं हम, तो वो हमारी वर्णमाला हो जाती है। आ से और ज्ञा तक जब हम लिखते हैं तो वो हमारी वर्णमाला हो जाती है, हम क्रमबद्ध तरीके से उसको आ से ज्ञा तक लिखते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसको आप नोट डाउन करिए। वर्णमाला क्या है वो हमने लिख दिया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं वर्णमाला में, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे कहीं से और कुछ नहीं आएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आ गई बात समझ में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आया वर्ण, वर्ण पढ़ना हमने स्टार्ट किया, तो अब बात आती है वर्ण के प्रकार, ठीक। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ठीक, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर हैं, ठीक है। इनकी संख्या ऐसे तो कितनी होती है, 13 होती है, लेकिन इसमें से 2 माइनस हो जाते हैं। 2 कौन से माइनस होते हैं, इनकी ये इसको हम संस्कृत में कर लेंगे कि संस्कृत में अगर हम देखें तो ये स्वर माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है, ठीक है। एक चीज और नोट करिएगा कि मात्रिक स्वरों की संख्या 10 होती है। ये सब नोट करने वाली चीजें हैं, कैसे होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम आते हैं इस पे, कि इनकी संख्या 13 कैसे, पहले 13 देखते हैं कैसे होती है। पहले इस पे आते हैं, इसको अभी ये दोनों रब कर देते हैं, कैसे 13 होती है वो देख लेते हैं, फिर 11 कैसे होती है। जैसे हमने लिखा हाँ, छोटी ई बड़ी ई, आए ओ आओ अंग आ, ठीक। अब आधा देख के नहीं जाएंगे, नहीं तो जानकारी भी अधूरी रहेगी और आपको लगेगा कि मैम गलत पढ़ा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और ध्यान से देखिएगा, अ आ इ ई उ ए
री ए आए ओ आओ अंग आ, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल हो गए 13। हम आ से आ तक टोटल 13 स्वर पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से इनकी संख्या ये संस्कृत में जोड़े जाते हैं अंग और आ, इस वजह से इसकी संख्या 13 मानी जाती है। अब इनकी संख्या 11 कैसे हुई? स्वरों की क्या कुल 11 स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए अ आ बड़ी छोटा बड़ा रे ए आए ओ आओ, ये टोटल हो गए 11 स्वर। ठीक है, अ आ ई टोटल क्या कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अब हमारे अंग और आ बचते हैं। अब इसी में अगर संस्कृत में लिया जाए तो इसी को संस्कृत में आ, ये और ये दो मान लिया, अलग माना जाता है, ये संस्कृत में जुड़ते हैं अलग से, उसमें भी अंग आ नहीं जुड़ते हैं। और जो दो हमारे अंग और आ होते हैं, ठीक है, तो ये इनको क्या कहा जाता है? इनको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इसमें से भी इसका नाम क्या है? अनुस्वार। क्या नाम है? अनुस्वार। और इसका नाम क्या है? विसर्ग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह में इसका नाम अनुस्वार है और इसका विसर्ग। इसका उच्चारण चूंकि अंग नाक से होता है तो इसलिए इसको अनुस्वार कहा जाता है, और ये विसर्ग चूंकि इसके पीछे अह लगा है। आ गई बात समझ में? अब हम मात्रिक स्वर की बात करते हैं। ठीक, मात्रिक स्वर। मात्रिक स्वर में देखिए बड़ा की मात्रा लगती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आए ओ आओ, इतने की मात्रा लगती है। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 हो गए। छोटा आ इसमें नहीं ऐड है क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो मात्रिक स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अंग और आ क्या है? अयोगवाह है। इसमें अंग को अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग आह को कहते हैं। आ गई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आ जाता है कि ये ये अयोगवाह जो होते हैं ये कैसे स्वर, नपुंसक स्वर किसे कहते हैं? कौन सा? नपुंसक स्वर। तो ये अंग और आ जो होते हैं इनको नपुंसक स्वर भी कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। अब इसको मात्रिक रूप में भी लगाना हो तो देखिए बड़ा की मात्रा ऐसे, छोटी ई की ऐसे, बड़ी ई की ऐसे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आए ओ आओ, ये मात्रिक रूप में हो गया। ठीक, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। ठीक, अब बात आती है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं वो तो हमने जान लिया। स्वर के प्रकार अब देखते हैं। स्वर के प्रकार। ठीक,
ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक, जिनको बोलने में कम समय लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण कम समय में हो। ठीक, कम समय में उच्चारण, जिनको बोलने में कम समय लगता हो। तो कम समय में कौन किन किन चीजों को बोलते में लगता है? अ, ई, उ और री। ठीक है, तो ये हमारे ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर हो गए, अ, ई, उ, र। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? अयूर। अयूर आप याद रखेंगे तो ह्रस्व स्वर आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे। ठीक, सारे जो बड़े स्वर आ गए, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक, ये हमारे हो गए। और प्लुत स्वर, जिनको बोलने में इन दोनों को मिला के समय लगे, यानी कि जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, ठीक है, तिगुना। तो जैसे हमारा देखिए कई जगह लिखा मिलता होगा ओम या राम। जब हम इस तरह के शब्द बोलते हैं, ऐसा उच्चारण करते हैं, तो वो हमारे प्लुत स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ओम आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं रब कर रही हूँ। अब इसका विभाजन स्वर के प्रकार में एक आता है होठों की आकृति के आधार पर। मात्रा के आधार पर तो हमने देख लिया, होठों की आकृति के आधार पर स्वर। ठीक है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, और तीसरा हो गया उदासीन। ठीक, वृत्ताकार में देखिए ओ, आओ। ठीक है, और अवृत्ताकार में छोटी, बड़ी, ई, ए, आए, और उदासीन में आ, ये आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम री भी जोड़ सकते हैं। री, कई जगह जुड़ता है, कई बार नहीं जुड़ता है। वृत्ताकार का मतलब हम अ, ओ हमारा जो वृत्त में हमारे होंठ बने रहते हैं। ठीक है, और अवृत्ताकार के आखिरी में ए जैसे लिप्स का आपका शेप चेंज होता है, उसके आधार पर इसका बंटवारा किया गया है। जब हम बोलते हैं तो उदासीन रह के भी बोल सकते हैं, हमारा बिल्कुल मुंह सीधा रहेगा। अ इसमें होंठ की आवृत्ता या वृत्ता किसी भी आकार में हमारे होंठ का शेप नहीं हुआ।
ठीक है। ऐसे ही वृत्त, समवृत्त और वृत्ताकार या समवृत्ताकार, दो तरह से भी मुंह बंद या खुले के आधार पर भी हो सकता है। उसका डिस्कशन हम आगे की वीडियोज में करेंगे। इसको आप नोट डाउन करिए। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये आज का हमारा, हमने स्वर पढ़ लिए, आप अपनी भाषा पढ़ ली, लिपि पढ़ ली और स्वर पढ़ लिए। कल के वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे। अभी व्यंजन की बहुत सारी चीजें हैं, आज अगर बताऊंगी तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और आपके भी समझ में नहीं आएगा। एक साथ बहुत ज्यादा चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं। तो इतना पढ़ेंगे कि आपके समझ में भी आ जाए, आप उसके नोट्स भी बना सकें और उसका रिविजन भी कर सकें, क्योंकि अब बाद में रिविजन करने जैसा आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको उतनी ही चीजें पढ़नी है जो उस दिन आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ होके चलना है। कहीं भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। कल के वीडियो में हम व्यंजन पढ़ेंगे और बहुत ही आप चुस्ती के साथ बिल्कुल एक्टिव होके बैठिएगा। कल हम व्यंजन स्टार्ट करके कल ही उसको कंठस्थ कर लेंगे पूरी तरह से, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में फिर कह रही हूँ डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।